Welcome to AK Physics classes. I am Arvind and I am going to discuss about the nuclear detector. आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर के बारे में, जो कि एक नया टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग के लिए कि न्यूक्लियर डिटेक्टर होता आखिर क्या है। तो हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियर डिटेक्टर क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये पता करने के लिए यूज़ किया जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में या तो न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट में निकलने वाले पार्टिकल्स का क्या स्पीड होता है और उसका कितना वेलोसिटी होता है, किस डायरेक्शन में चलता है, इस टाइप को जानकारी करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। और न्यूक्लियर डिटेक्टर के बारे में यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट मतलब होता है क्या, जांच करना। ठीक है, डिटेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा यूज़ है कि काउंटिंग द चार्ज पार्टिकल्स, दूसरा इसका यूज हो सकता है काउंटिंग द चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर कॉमा के बाद लिखेंगे काउंटिंग द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कंपेयर करना। ठीक है, तो कंपेयरिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, कंपेयरिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये है हमारा कहानी। जो न्यूक्लियर डिटेक्टर का क्या काम है, अ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण जो हमारे पास पार्टिकल निकल के आती है उसको डिटेक्ट करने का काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर। और सिर्फ ये काम उसको डिटेक्ट करना ही नहीं होता, उसका पूरी जांच पड़ताल करना कि उसका क्या रेडिएशन है, किस स्पीड से चल रही है, उसका पल्स कितना है, एवरीथिंग। काउंटिंग द चार्ज पार्टिकल्स की कितना चार्ज पार्टिकल्स है, कंपेयरिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। मान लेते हैं कि अल्फा रेज और बीटा रेज दोनों आते हैं, अल्फा पार्टिकल गामा बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल न्यूक्लियस में भी कम आउट एंड इलेक्ट्रॉन में भी कम आउट, एनीथिंग कैन बी कम आउट। ओके, तो वही चार्ज पार्टिकल यदि अल्फा और बीटा दो पार्टिकल को हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं तो उसमें इसका यूज़ करते हैं कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे इसका कहानी ये है कि हमको सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है गैस फील्ड डिटेक्टर। सबसे पहले पढ़ना है गैस फील्ड डिटेक्टर। ठीक है, अब ये गैस फील्ड डिटेक्टर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा आज बीएससी का जो लेक्चर है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है गैस फील्ड डिटेक्टर और इसके अंदर आने वाले कुछ चैम्बर। ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आप देख पा रहे हैं ये जो फिगर है वो है फिगर गैस फील्ड डिटेक्टर का। हम सबसे पहले बता दे रहे हैं फिगर में क्या क्या है। तो फिगर में है क्या, एक हम हॉलो सिलेंडर लिए हुए हैं जो मेटालिक सिलेंडर है। क्या है, मेटालिक सिलेंडर हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है, उसमें कोई गैस भरा हुआ होगा। ठीक है, अंदर से खाली है। ठीक है, और वो क्या है, एक मेटालिक सिलेंडर है, उसमें मैंने एक रॉड को इस तरह से लगाया है जो एक इलेक्ट्रोड का काम करता है, एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। वो रॉड को लगाया है, उसका काम क्या है, एक इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करना। अब क्या होता है कि ये जो सरफेस है उस सरफेस को मैंने क्या है नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी से ऐड कर दिया है और पॉजिटिव के बाद जो पॉजिटिव पोटेंशियल बचा है उसको मैंने रखा है। इसके बाद ये जो मैंने रॉड लिया है मेटालिक रॉड, इसको इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। वो इलेक्ट्रोड क्या होती है उसको हम लोग ऐड करते हैं एक रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस से ऐड करते हुए इसको पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी से ऐड कर देते हैं। अब ये लोड रेजिस्टेंस के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं कि एम्पलीफायर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एम्पलीफायर। ठीक है, ये जो कि एम्पलीफायर लगाएंगे इसका काम है डिटेक्ट करना। ये क्या काम करता है,
जो भी करंट आता है उसको डिटेक्ट करने का काम किसका है, इस एम्पलीफायर का। ठीक है, अब होता क्या है कि चूँकि फाइनली क्या होता है, जब भी हम लोग इसका प्रिंसिपल सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब आयन में बंट जाने वाले प्रिंसिपल पर ये बैठा हुआ है। ये काम कौन से प्रिंसिपल पर करता है, आयोनाइजेशन। और उसमें होता क्या है, वेन देखिए अभी इसमें क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो इसमें जो गैस भरा हुआ है, याद रहे इसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहेगा, मैक्सिमम अधिक से अधिक हम लोग कोशिश करेंगे भरने का हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, रेडॉन, जेनॉन, इस टाइप का गैस को। क्योंकि यहाँ पर हमको इनर्ट गैस चाहिए, इसका पूरा का पूरा एटर स्टेट पूरा हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन गैस भर दिया, तो उसका जो एटम्स होगा वो एटम्स क्या करेंगे, इधर से चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल का एनर्जी को रिसीव करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं गैसियस एटम से, तो एनर्जी जो है सो ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या करते हैं एनर्जी, जैसे कि मानिए आप, ये है मेरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये है चार्ज पार्टिकल और ये है मेरे पास एटम एच। ये दोनों जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब चूंकि इसका एनर्जी कहाँ पर आ गया, इसमें आ गया, तो इसमें क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एटम जो हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब चूंकि हमको पता है कोई भी एटम से यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्या है, एक तरह से नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रोड्यूस हो गए, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास दो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे जब भी हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, इसके बीच का वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो ये पोटेंशियल ये क्या होता है, ये धीरे 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 इस पर जमा होने लगता है। किस पर जमा होने लगता है, यहाँ पर। ठीक है, इसकी ओर फ्लो होने लगता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, इधर जमा होने लगता है। ठीक है, पॉजिटिव इधर क्यों जमा हुआ, क्योंकि ये कैथोड है। ये क्या है, कैथोड है। नेगेटिव इधर जमा क्यों हुआ, क्योंकि ये एनोड है। और कैथोड देखिए पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पर, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव जो है वो कहाँ पर जा रहा है, इधर से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब ये सर्किट जो कंप्लीट है बहुत अच्छा है ना। तो करंट जो फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यही तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, खैर करंट जब फ्लो होने लगता है तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस से क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है, तो चार्ज मोशन कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो जब ये करंट फ्लो होने लगता है तब जाकर के ये करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है, तो पल्स डिटेक्टर लगा हुआ रहता है। वो पल्स डिटेक्टर यहाँ पर मेजर करते हैं इसका एम्पलीफायर में कि वो उसका पल्स कितना है, करंट कितना जा रहा है, और जो चार्ज है वो किस टाइप से डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है सो क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल लिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन क्या है मैंने बताया, व्हेन लिख भी देना चाहते हैं, व्हेन और चार्ज पार्टिकल कोलाइड विथ गैसेस मॉलिक्यूल गैसेस एटम, आप यूँ कर सकते हैं, हाँ, गैसेस एटम, गैसेस गेट आयोनाइज्ड। जो गैस है वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल कोलाइड विथ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसेस गेट आयोनाइज्ड। यही बोल रहे हैं हम कि जब भी चार्ज पार्टिकल क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो जो गैस है वो क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। तो गैस जो है सो गैस के अंदर चार्ज आ जाता है।
ठीक है, आयन आ जाते हैं। और उस आयन का क्या काम होता है, इस वोल्टेज के कारण वो आयन इधर, पॉजिटिव आयन इधर से ट्रांसफर होने लगती है, इसमें फ्लो होने लगता है, नेगेटिव आयन इसमें फ्लो होने लगता है। क्योंकि ये इसमें और ये इसमें फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होने के कारण से करंट पैदा होता है। और ये करंट जो है सो क्या होता है, इसमें सर्किट में पास करने लगता है, लोड रेजिस्टेंस की तरफ पास करने लगता है। अब करंट पास कर रहा है लोड रेजिस्टेंस की तरफ, करंट पास कर रहा है, तो इस करंट को मेजर करने के लिए जो एम्पलीफायर लगाए, वो एम्पलीफायर मेजर कर लेता है कि करंट जो पास कर रहा है उसका पल्स कितना है। पल्स कितना है इसका मतलब ये पल्स हाइट कितना है, पल्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो चार्ज पार्टिकल है उसका क्या क्या गुण है, उसका क्या स्पीड है, ठीक है, वो कितना रेडिएशन को इमिट करेगा, इसको डिटेक्ट करने का काम यही करती है। ठीक, तो अब हम जानने वाले हैं इसका वर्किंग। तो मैंने बता दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका वर्किंग तो मैंने बता दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक फ़ायदा देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर का पूरा नोट्स मैंने बना लिए हैं, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चैम्बर में चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट होता है। चार्ज पार्टिकल कोलाइड विद द गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या होता है, कोलाइड करता है किससे, गैसियस मॉलिक्यूल से। अब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है किसमें, गैसियस मॉलिक्यूल। अब गैसियस मॉलिक्यूल्स में वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब वहाँ से उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। वहाँ से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब चूंकि एक एटम के ऊपर का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा एटम जो निकल गया वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों मिल गया, है ना, दोनों मिल गया वहाँ पर इस चैम्बर में, मुझे दोनों मिल गया। अब चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो हमने क्या किया है, इसके सरफेस को कनेक्ट किया नेगेटिव से। इसका मतलब ये क्या बिहेव करेगा, एज ए कैथोड बिहेव करेगा। और इसका जो ये रॉड मैंने डाला है, मेटालिक रॉड, ठीक है, आप यूँ के मेटालिक वायर, तो इसको इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, वो उसको कनेक्ट किया मैंने पॉजिटिव से, तो ये बिहेव करने लगेगा एनोड के जैसा। ठीक है, अब चूंकि ये एनोड के जैसा बिहेव कर रहा है, तो क्या होगा, और वोल्टेज बढ़ा रहे हम, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे इसमें जाने लगता है। ये पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होने लगेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें फ्लो होने लगेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के फ्लो के कारण से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब करंट प्रोड्यूस होगा, तो ये करंट जो है हम बताना चाह रहे हैं, ये जो करंट है वो करंट लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पास करेगा। तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये मेजर कर लेगा उस करंट का क्या क्या बिहेवियर है, उसका कितना चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसमें, उसका क्या क्या गुण है, एवरीथिंग कैन बी डिटेक्टेड। इसीलिए इसको बोला जाता है गैस फिल डिटेक्टर। मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। कौन सा गैस, इनर्ट गैस होना चाहिए। ठीक, अब जो करंट प्रोड्यूस हुआ, वो करंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो करंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे, फैक्टर डिपेंड्स अपॉन करंट। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फैक्टर है करंट प्रोड्यूस होने का, तो यहाँ पर जो भी एक हम बताना चाह रहे हैं, इंसिडेंट पार्टिकल जो आती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, न्यूक्लियस, एनीथिंग जो भी आते हैं, उसका एनर्जी पर, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट दिखाई दे रहा होगा, इंसिडेंट पार्टिकल, जो पार्टिकल इंसिडेंट हुआ है उसका जो एनर्जी उसी पर डिपेंड करेगा। और दूसरा है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल हो गया, और दूसरा है वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, ये वोल्टेज यदि ज़्यादा रहेगा तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये बातें समझ में आनी चाहिए। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो करंट डिपेंड कर रहा है, करंट आ रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगी, तो डिपेंड करेगी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। जो भी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण से यहाँ पर आए हैं, तो वही पार्टिकल के कारण जो उसका जो एनर्जी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा,
कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अब चूंकि इसका एनर्जी कम होगा तो यहाँ पर कम करंट आएगा, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ज़्यादा करंट आएगा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा ये है कि वोल्टेज जो होगा यहाँ पर, ये वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज है। ये वोल्टेज यदि ज़्यादा होगा, ये वोल्टेज यदि ज़्यादा होगा तो यहाँ पर करंट क्या होगा, ज़्यादा मेजर कर पाएगा। ये वोल्टेज यदि कम होगा तो यहाँ पर करंट कम मेजर कर पाएगा। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आप होना नहीं चाहिए। अब हम लोग चलते हैं वेरिएशन ऑफ पल्स हाइट। पल्स हाइट हम क्या बताए, पल्स इसको बोलते हैं, तो इसका हाइट कब ज़्यादा कब कम होगा, और यही से हमको जो है सो अलग अलग टाइप का रीजन पता चलेगा, भी हो पाएगा। रिकॉम्बिनेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनलिटी चैम्बर, जीएम रीजन, जिसको जीएम चैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको यहीं से पता चलेगा, जो कि एक अगला टॉपिक है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं अगला टॉपिक में, इस वोल्टेज को थोड़ा जीरो से लेकर के बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि ये जो करंट इमिट कर रहा है उसका क्या डायरेक्शन होता है, और उस समय उस फिर ये जो पल्स का हाइट किस टाइप से वेरी करता है। पल्स हाइट विथ अप्लाइड वोल्टेज, मतलब हमने जो यहाँ पर वोल्टेज रखा था और वो वोल्टेज को बढ़ाने पर जो पल्स का हाइट है वो किस तरह से बढ़ता है, हमें ये जानना है। हम एक ग्राफ की मदद से जानने की कोशिश करेंगे, और ये ग्राफ है मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है क्या, ओरिजिन है। इधर हम लोग ले रहे हैं पल्स हाइट, पल्स का हाइट। ठीक है, और इधर ले रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज। अब क्या है कि यहाँ पर 6 तरह के रीजन बनते हैं, हम उसको बना रहे हैं 6 तरह के रीजन। ये है रिकॉम्बिनेशन रीजन, आयोनाइजेशन रीजन, प्रोपोर्शनलिटी रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी, ये है जीएम रीजन, और यहाँ पर जो रीजन है वो सबसे खतरनाक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। इस रीजन का नाम क्या है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन। तो हम पहले कर क्या रहे हैं कि जब मेरा वोल्टेज जीरो होगा, इधर वोल्टेज है इधर पल्स है, तो हाइट भी जीरो होगा। धीरे 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 क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो हाइट भी धीरे 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 बढ़ते जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या करें, वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो हाइट इधर धीरे धीरे बढ़ते गया। इस कंडीशन में होता आखिर क्या है, इस कंडीशन में इतना, ये जो रीजन है इस क्षेत्र का मतलब है कि इतना कम वोल्टेज होना, इतना कम वोल्टेज होना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे उस एटम से बाहर निकले हैं और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन एनोड और कैथोड पर नहीं आ पाएगा। इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, इस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन या तो वो पॉजिटिव चार्ज एनोड और कैथोड पर नहीं आ पाएगा, इतना कम वोल्टेज होता है। अब इसके कारण से क्या होगा, क्योंकि वो एनोड पर नहीं आ पाएगा, कैथोड पर नहीं आ पाएगा, तो वो आपस में कंबाइन होने लगेगा, और कंबाइन होने के कारण से वो फिर से एटम बना लेगा। तो इसी को बोलते हैं रिकम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिकम्बिनेशन रीजन। तो इस क्षेत्र का नाम है रिकम्बिनेशन रीजन, रिकम्बिनेशन रीजन। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा है आयोनाइजेशन रीजन। इस रीजन में क्या होता है, देखिए इस रीजन में जो वोल्टेज होता है वो इनफ होता है, मतलब हो जाता है इतना कि वो एनोड और कैथोड के पास चार्ज पहुंच जाए। ठीक है, अब वहाँ पर यदि चार्ज पहुंच जाता है तो यहाँ पर जाने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू से, एक कांस्टेंट साइन है ना, सीधा जा रही है एक्सिस के पैरेलल, तो कांस्टेंट वैल्यू से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहाँ पर, जब आयोनाइजेशन रीजन मतलब हम क्या होता है, पहला रीजन ऐसा था जिसमें कि इतना कम वोल्टेज होने के कारण से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड और कैथोड पर नहीं जा पाता था, जिसके कारण वो रिकम्बाइन हो जाता था। अब मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया ताकि जो एनोड और कैथोड है उस पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का डिपॉजिट हो जाए, और वहाँ से इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस होता है। तो कांस्टेंट करंट का साइन इस तरह से दिया है।
थर्ड है प्रोपोर्शनलिटी कोण, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी रीजन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, पहली बार बताया कि यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे जाने लगता है। दूसरी बात बताया कि कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस होता है। तीसरी बात होता क्या है कि इतना वोल्टेज हम बढ़ा दिए हैं कि जो मेरे पास ये था, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हुआ था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होता है वो एक बार फिर से आयोनाइज होने लगता है। मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन जो निकला हमारे पास, जो एटम से इलेक्ट्रॉन वापस निकलता है, हर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एनोड और कैथोड पर डिपॉजिट होने से पहले एक बार फिर से आयोनाइज हो जाता है, फिर से खुद अपने से चार्ज प्रोड्यूस करने लगता है। इसके कारण से होता क्या है कि बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पर उस चैम्बर में बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल में करंट फ्लो करने लगता है। इस प्रोपोर्शनल का साइन इस तरह से हम लोग देते हैं, तो प्रोपोर्शनल में करंट फ्लो करने लगता है। और उस समय जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन। प्राइमरी क्या था, प्राइमरी था कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एटम पॉजिटिव चार्ज। दूसरा बात क्या है कि ये तो है, लेकिन इतना वोल्टेज बढ़ा दिए हैं कि वो फर्दर फिर से आयोनाइज होने लगा है, उससे फिर इलेक्ट्रॉन निकलने लगा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी रीजन। आगे जो रीजन है उसका नाम क्या है, रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शन। इस कंडीशन में क्या होता है हमें ये जानने की आवश्यकता है। ये कंडीशन बहुत खास नहीं है, ये कंडीशन बहुत खास नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता क्या है कि पल्स का हाइट बहुत ज़्यादा होता है, पल्स का हाइट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये पल्स का हाइट डिपेंड इस पर नहीं करता कि प्राइमरी आयोनाइजेशन क्या हुआ था, ये डिपेंड करने लगता है सेकेंडरी आयोनाइजेशन पर। मतलब सेकेंडरी आयोनाइजेशन पर शिफ्ट करने लगता है डिपेंडेंस उसका, और प्राइमरी आयोनाइजेशन पर उसका डिपेंडेंस थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन पर डिपेंडेंस ज़्यादा होने लगता है। ये है कहाँ की बात, ये है इसकी बात। तो इसमें जो है सो ग्राफ किस तरह होती है, तो इसका ग्राफ कोई खास नहीं, यहाँ से इस तरह GM रीजन। इसमें होता क्या है, इसमें पूरा का पूरा पल्स जो फॉर्म होता है, पल्स का हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा जो पल्स फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है किस पर, सेकेंडरी आयोनाइजेशन पर। तो नोट्स में मैंने यही लिखा है कि इतना ज़्यादा वोल्टेज हो जाने के कारण जो मेरे पास पल्स का हाइट है वो डिपेंड करता है सेकेंडरी आयोनाइजेशन पर, और प्राइमरी आयोनाइजेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये जो है सो सिंपल सा इस टाइप से जाता है। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रीजन, मतलब इस रीजन में जाने के बाद इतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है कि यदि आप इलेक्ट्रॉन या तो कोई चार्ज पार्टिकल को चैम्बर पर इंसिडेंट नहीं करावें, फिर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन और चार्ज, मतलब बोले तो चार्ज पार्टिकल्स अपने से प्रोड्यूस होने लगेगा। कहाँ से, वो जो मेटालिक रॉड मैंने दिया था बीच में, वो रॉड हो सके डिस्चार्ज हो जाएगा, वो जल भी सकता है, इतना ज़्यादा होने लगता है। मतलब पल्स तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आज रहे, इसको बोलते हैं रीजन नंबर 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, और ये 5 और 6 रीजन। हम लोग यहीं से ऐसा रीजन जो आयोनाइजेशन का काम करता है उसको आयोनाइजेशन चैम्बर बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी चैम्बर बोलेंगे, DM चैम्बर बोलेंगे। इन तीनों का एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, 3 वीडियो बनेगा, तीनों में से एक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में, ठीक है। इस वीडियो को भी हम समझते हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। आप नोट्स को डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से आप नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।